हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेबिट एंड क्रेडिट क्लासेस में। आज से मैं बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी की भी क्लास आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, क्योंकि टाइम जो है अभी लग रहा है जैसे 2 महीने का टाइम है, लेकिन ये जल्दी बीत जाएगा, इसलिए मैं आज से ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ बिजनेस स्टडीज़ की क्लासेस। धीरे धीरे आपको इकोनॉमिक्स की भी वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए, आज का टॉपिक है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। देखिए, प्रबंध का परिचय सबसे पहले आता है इसमें हमारा प्रबंध का परिचय। प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र अधिक व्यापक नहीं था। व्यापक का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। व्यापक का मतलब क्या होता है? बड़ा। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं अत्यंत सीमित थी। उस समय व्यवसाय प्राय एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप अकेले व्यक्ति के द्वारा समस्त कार्य करना कठिन हो गया, है ना। जब कोई अकेला व्यक्ति काम करेगा तो क्या होगा? जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ने लगेंगी तो काम क्या होगा? काम का बर्डन, यानी कि काम बढ़ेगा। जब काम बढ़ेगा तो काम का बर्डन भी ज़्यादा होगा और उसे किसकी जरूरत पड़ेगी? लोगों की, यानी कि सामूहिक प्रयास करने की, और उसे सामूहिक प्रयास की आवश्यकता महसूस हुई। प्रबंध द्वारा समस्त क्रियाओं को इस प्रकार समन्वित किया जाता है कि समस्त कार्य सही ढंग से क्या हो जाएं? संपन्न हो जाएं। ठीक है, तो यही हमारा प्रबंध काम करता है। ठीक है, विभिन्न विशेषज्ञ ने प्रबंध को कला, विज्ञान एवं पेशे के रूप में क्या किया है? उन्होंने परिभाषित किया है, जिसमें जिसमें क्या आता है हमारा? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग, लोगों को भर देना, निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, जब लोग भर दिए जाते हैं तो क्या होता है? उनको ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाता है, डायरेक्शन दिखाया जाता है, मार्गदर्शन किया जाता है कि किस तरीके से हमारी संस्था काम कर रही है ना। फिर उसके बाद हम लास्ट में ये देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी वो क्या उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो अगर हम उसी तरीके से काम कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात, तब भी कंट्रोलिंग का यूज़ करेंगे। और जब हम अलग तरीके से काम कर रहे हैं या कुछ वेस्टेज हो रही है तो हम उसको कंट्रोल करते रहेंगे। जैसे कि इस लाइन में आया हुआ है सामग्री, फिर उसके बाद नियोजन किया, फिर संगठन किया, फिर नियुक्तिकरण किया, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण। तो ये प्रक्रिया इसी लाइन से चलती रहती है, इसलिए इसको सतत क्रियाएं कहा जाता है, क्योंकि ये निरंतर चलती रहती है। फिर नियंत्रण के बाद क्या मिलता है? परिणामों की प्राप्ति का क्या मिल जाता है हमें? परिणाम, उद्देश्य की प्राप्ति मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो, इसमें दे रखा है प्रबंध का अर्थ एवं अवधारणाएं। उसकी प्रबंध का अर्थ और अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं। प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। क्या है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने का ढंग है। इस प्रकार वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है ना, कार्य कराने की क्या रखता है? वो क्षमता रखता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रबंधक बोलते हैं। ठीक है, जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की क्षमता रखता है उसे क्या बोलते हैं? प्रबंधक बोलते हैं। फिर कुछ विद्वानों ने
इसकी प्रबंध की व्याख्या की है, देखिए जरा। कुंटज, कुंट्स और तथा ऑर्डिनल ने प्रबंध का अर्थ एक प्रक्रिया के रूप में लगाया है। किस रूप में लगाया है? प्रक्रिया के रूप में। उन्होंने कहा था संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयास के नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन तथा नियंत्रण की प्रक्रिया ही क्या है? हमारी प्रबंध कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूं मैं। संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक प्रयासों के नियोजन, प्लानिंग, संगठन, समन्वय, निर्देशन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया ही क्या है? प्रबंध है। यानी कि कुंटज ने क्या बोला था? कुंट्स ने क्या बोला था? बोला था कि ये जो 5 कार्य हैं, इन्हीं को ही करना क्या कहलाता है? हमारा प्रबंध कहलाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं पीटर एफ ड्रकर की। पीटर एफ ड्रकर ने क्या बोला था? पीटर एफ ड्रकर के अनुसार प्रबंध एक बहुउद्देश्य तंत्र है। क्या है? बहुउद्देश्य तंत्र जो व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा प्रबंधकों का प्रबंध करता है। यानी कि किसका? जो प्रबंधक मैनेजर करते हैं उनका भी प्रबंध करता है, और कार्य करने वालों एवं कार्यों का प्रबंध करता है। कार्य करने वालों का और कार्य का प्रबंध करता है। समझ में आ गई? यानी कि पीटर एफ ड्रकर ने भी बहुउद्देश्य तंत्र बताया इसको। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। हेनरी फ्योल का कथन। हेनरी फ्योल, मैं बता देता हूँ हेनरी फ्योल कौन थे? प्रशासनिक मैनेजमेंट के, यानी कि प्रबंध के प्रशासनिक इन्होंने सिद्धांत दिए थे। ठीक है, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी इनके प्रिंसिपलों को जाना जाता है। चलो, सिद्धांतों को जाना जाता है। देखो इसमें हेनरी फ्योल का कथन क्या था? प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना, है ना, और समन्वय करना और नियंत्रण करना। तो ये हमारे इन्होंने 5 कार्य देते, यानी कि प्लानिंग करना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देशन देना और समन्वय करना और नियंत्रण करना। ये हमारे 5 कार्य थे जो इन्होंने हमें बताए थे। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रबंध की विशेषताओं की बात करते हैं। अब प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? प्रबंध की विशेषताएं देखिए, सबसे पहले आती है हमारी क्या? उद्देश्य निर्धारण। क्या करता है ये? उद्देश्य को निर्धारित करता है। क्योंकि प्रबंध क्या करता है? दिखा देता है। हम अगर हम मैनेजमेंट लगाएंगे, अगर हम प्रबंध करेंगे तो हमें दिखा देगा कि हमारा उद्देश्य तक ये पहुंचा देगा। देखो, प्रबंध का उद्देश्य सामग्री, मशीन, श्रम, भूमि, समाज एवं सरकार को अपने हितों में अधिक से अधिक उपयोग करके, अधिक से अधिक उपयोग करके पर्याप्त उत्पादन करना और उत्पादित माल की बिक्री द्वारा अधिकाधिक लाभ कमाना होता है ना। उद्देश्य यही तो होता है हर किसी संस्था का, हर किसी एकल व्यापार का, साझेदारी का, कंपनी का, सबका यही उद्देश्य होता है कि वो क्या करे? अधिक से अधिक उपयोग करे। किसका? इन सारे सामग्री का, तत्वों का, सबका उपयोग करे। ठीक है, अपने हित में अधिक से अधिक उपयोग करके पर्याप्त उत्पादन करना और उत्पादित माल की बिक्री द्वारा अधिक से अधिक लाभ कमाना, यही तो सबका उद्देश्य होता है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है प्रबंध एक सतत क्रिया है। क्या है? सतत, जो चलती रहती है। व्यवसाय में निरंतर समस्याओं का समाधान में सुधार करने की आवश्यकता रहती है। इसी कारण पर प्रबंध का एक सतत क्रिया, इसी कारण प्रबंध को क्या कहा जाता है? एक सतत क्रिया कहा जाता है। ये सतत कारण यहाँ से कट जाएगा। हाँ, ये कट जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसी कारण प्रबंध को एक सतत क्रिया कहा जाता है। ठीक है, मुझे लगता है ये आपको भी समझ में आ गया होगा।
चलो तीसरे पॉइंट पे देखते हैं। प्रबंध, ये 2 बार लिखा गया है, इसको काट देते हैं। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। क्या है? एक सामूहिक, यानी कि इसमें क्या करते हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है, प्रबंध एक क्या है, सामूहिक क्रिया है। प्रबंध की इस विशेषता के अनुसार प्रबंध की योजनाओं को संपन्न करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि सीधी सी बात है, प्रबंध एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होने का, उसके लिए क्या होगा, बल्कि यह अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, क्या होता है, यह अनेक व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक, फिर आती है हमारी विवेकपूर्ण प्रक्रिया। क्या आती है? विवेकपूर्ण प्रक्रिया। प्रबंध केवल मानवीय प्रयासों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दशा में लगाना ही नहीं, अपितु संभावित लागत, श्रम एवं त्याग के द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करना है ना। तो विवेकपूर्ण का मतलब क्या हो गया, जो दिमाग से चलते हैं, जो अपने विवेक से काम लेते हैं, जो अपनी बुद्धि का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं विवेकपूर्ण। और यह विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जो एक के बाद एक स्टेप लिया जाता है, उसी को ही क्या बोलते हैं, विवेकपूर्ण प्रक्रिया। ठीक है, उसी में ही दे रखा है ये, प्रबंध केवल मानवीय प्रयासों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो मानव के प्रयास हैं उनके लक्ष्य को प्राप्त करने की दशा में लगाना ही नहीं, अपितु संभावित लागत, श्रम तथा त्याग के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं। फिर आगे बोल रहा है, क्या है ये, सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब सबके लिए। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सबके लिए, सब, हर कोई इसको अपना सकता है। ठीक है, चलो। प्रबंध की प्रक्रिया सभी संस्थाओं में, चाहे वह व्यवसायिक संस्था हो या सामाजिक, ये कोमा वैसे वाला है, राजनीतिक हो या धार्मिक, कौमा, सामाजिक रूप से संपन्न की जाती है। ठीक है, यानी कि प्रबंध की क्रियाएं सभी संस्थाओं में, चाहे वह व्यवसायिक हो या सामाजिक, राजनीतिक हो या धार्मिक, संपन्न, समान रूप से क्या होती हैं, संपन्न की जाती हैं। यानी कि हर किसी को प्रबंध की जरूरत है, चाहे कोई सी भी संस्था हो वो, कोई भी संस्था जिसका लक्ष्य सामूहिक प्रयास में प्राप्त करना होता है ना, यानी कि सामूहिक लोगों को जोड़े रखने में, अ, लोगों को जोड़कर क्या क्या प्रयास, जिस चीज के लिए वो प्रयास करते हैं वो प्राप्त होते हैं, उसे अनिवार्य रूप से अपनी क्रियाओं का नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए क्या है ये, सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं, यह विभिन्न दर्शनग्रही ज्ञान है। दर्शनग्राही क्या है, ये ज्ञान है, यह विभिन्न दर्शनग्राही ज्ञान है। देखो आगे देखते हैं, इसमें बोल रखा है, दर्शनग्राही का मतलब है ये दिखाई देने वाला ज्ञान है ना। प्रबंध शास्त्र को विकसित करने में जिन दूसरे शास्त्रों का सहारा लिया गया है ना, उनमें मनोविज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, ये कोमे गलत लगा दिए हैं, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित आदि प्रमुख हैं। यानी कि इसमें ये सब किसके द्वारा चलते हैं, है ना, प्रबंध के द्वारा चलते हैं। ठीक है, प्रबंध ना हो तो ये भी मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे दे रखा है, प्रबंध क्या है, कला व विज्ञान दोनों है। प्रबंध क्या है, कला व विज्ञान दोनों है। ठीक है, देखो प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसे क्योंकि इसके वैज्ञानिक एवं
कलात्मक रूप को अलग नहीं किया जा सकता। कला के रूप में प्रबंध में व्यवहारिक ज्ञान निपुणता, रचनात्मक उद्देश्य, अभ्यास द्वारा विकसित आदि विशेषताएं हैं और विज्ञान के रूप में कारणों और परिणामों का संबंध, नियमों का परिणाम, योग्यता व परिणामों का पूर्वानुमान आदि विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये समझ में आ गया होगा आपके। नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ। प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, क्योंकि इसके वैज्ञानिक एवं कलात्मक रूप को अलग नहीं किया जा सकता, है ना। कला के रूप में प्रबंध क्या है, देखो कला जो है, कला क्या होती है, कला होती है जो नेचुरली तुम्हारे अंदर होती है, जिस चीज के लिए तुमने प्रैक्टिस कर रखे, क्या कर दिया तुमने, उसको परफेक्ट बना लिया। तो कला के रूप में प्रबंध में व्यवहारिक ज्ञान, निपुणता, रचनात्मक उद्देश्य अथवा अभ्यास द्वारा विकसित आदि विशेषताएं हैं, और जबकि विज्ञान के रूप में कारण और परिणाम का संबंध, नियमों का परीक्षण, योग्यता व परिणामों का पूर्वानुमान आदि विशेषताएं हैं। ठीक है, तो विज्ञान के रूप में ये हो गई। ठीक, चलो आगे चलते हैं। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। क्या है, प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया क्यों है, देखते हैं। प्रबंध का मुख्य रूप से संबंध व्यवसाय के मानवीय पक्ष से होता है। किससे होता है, व्यवसाय के मानवीय पक्ष से, है ना। किससे होता है, मानवीय पक्ष, यानी कि जो समाज, जो मानव करता है, मानवीय पक्ष से होता है। संस्था के सभी कर्मचारी समाज के ही अंग होते हैं, अतः इनका नेतृत्व व निर्देशन सामाजिक क्रियाओं का ही अंग है। क्या है, सामाजिक क्रियाओं का ही अंग है, निर्देशन। ठीक है, इसीलिए मुख्य रूप से इसका संबंध व्यवसाय के मानवीय तत्व से है। ठीक है, इसीलिए इसका संबंध किससे है, व्यवसाय के मानवीय तत्व से है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। क्या है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया चलती रहती है ना, निरंतर चलती रहती है। अभी मैंने दिखाया था, पहले प्लानिंग चलती है ना, फिर ऑर्गेनाइजेशन चलता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन चलता है, फिर क्या करते हैं हम, स्टाफिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, उनको डायरेक्शन देंगे, फिर उसके बाद क्या आता है लास्ट में, कंट्रोल। ठीक है, क्या आता है लास्ट में, कंट्रोल। तो देखते हैं, देखो प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध की प्रक्रियाओं में सबसे पहले क्या आता है, नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्ति, फिर निर्देशन, फिर नियंत्रण करना आदि बातों को क्या होता है, शामिल होता है। आदि बातें क्या होती हैं, शामिल होती हैं, जो संस्था के सभी अन्य साधनों का उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये विशेषताएं और अर्थ समझ में आ गया होगा। अब पेपर को ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए डेली कॉपी पेन लेकर के जिसको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाता रहे, और जिसको पढ़ना है वो मेरी वीडियो बार बार देखे। थोड़ा बहुत ये समझने की चीज़ें हैं, ये रटने की चीज़ें नहीं हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को रोज़ देखा करें। मैं रोज़ सुबह इन वीडियो को डाल दिया करूँगा। आप लंच टाइम में या स्कूल के बाद जब भी आपको टाइम मिले, सिर्फ इतना पढ़ लीजिए। 15-20 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इतना आप देखते रहिए और आपकी बीएसटी रीड करते करते बीएसटी आपकी रेडी हो जाएगी। चलिए, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ये वीडियो केवल 12th के लिए नहीं है, बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए भी यूज़फुल हो जाएगी। ठीक है, तो जो यूज़फुल बीकॉम सेकेंड ईयर के जो चाहते हैं वो देखते रहें। ठीक है, चलो धन्यवाद।